तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का गुरु केंद्र में। हाँ जी, गुरु केंद्र में जिसमें 25 फरवरी 2021 जवानों 25 फरवरी 2021 का ऑफिशियल पेपर, हाँ जी ऑफिशियल पेपर आप लोगों के लिए हाँ जी आ चुका है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 25 फरवरी 2021 के बहरामपुर के पेपर के जीएस को, यानी कि साइंस को, और देखेंगे किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हें कैसे सही करना है और उससे कैसे बेहतरीन नोट्स बनाएंगे हम और जीतेंगे, एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे। तो बने रहें अंत तक। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जवानों। पहला क्वेश्चन जो कि है आपके सामने, ध्यान से देखें और समझें। निम्न में से कौन सा, हाँ जी, निम्न में से कौन सा बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा ए, यानी मीथेन। हाँ जी, मीथेन जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, यह बायोगैस का मुख्य घटक है। और यही, हाँ जी, यही है जो जंगलों में आग लगने का कारण, शाबाश, और खादानों में से, हाँ जी, खादान माइंस वगैरह में से जो आग लगने के कारण आपने सुने होंगे, हाँ जी, जो सांस की दिक्कत बनता है वो यही मीथेन गैस है। इसी को प्राकृतिक गैस की उपाधि भी दी गई है। बात समझ में आई या नहीं आई? प्राकृतिक गैस पूछे, ओहो गोबर गैस पूछे, तब भी यही है। और लास्ट ध्यान रखें, मार्स गैस, मंगल पर जो गैस है उसे कौन सी गैस कहते हैं भैया? मीथेन गैस कहते हैं। मीथेन गैस जिसका फॉर्मूला क्या होगा? शाबाश, CH4। क्या होगा? CH4। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को प्राण वायु, हाँ जी, प्राण वायु से जाना जाता है। हीलियम जो है, ये सबसे हल्की, नोट डाउन करें, लिखें, बेहतर बने। शाबाश भाई, सबसे हल्की अक्रिय गैस जवानों, सबसे हल्की अक्रिय गैस, ऐसी गैस जो क्रिया नहीं करती, सबसे हल्की में कौन सी है? तो भैया हीलियम है, जिसे इनर्ट गैस, इंग्लिश में इनर्ट गैस कहते हैं। और लास्ट नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में किसका प्रयोग करते हैं? तो लिख लीजिए, चिप्स के पैकेट में किसका प्रयोग करेंगे? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, ताकि खाने वाली चीजें ज्यादा समय तक रह सके, जल्दी से खराब ना हो। डन है? तो इसे नोट करें। मैंने आपको पहले ही कह रखा है, हाँ जी, रजिस्टर और पेन साथ में लेकर बैठे, तभी जीत पक्की होगी। और साथ ही साथ याद करते रहें, और देखें समझें कि भैया पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। डन है? चलिए शाबाश। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है जवानों? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पीतल में क्या शामिल है, यानी पीतल जो है वो किससे मिलकर बना है? तो याद रखें, पीतल जो है, अरे बाबा, पीतल मतलब आपका जो ब्रास है, इसे लिखिएगा ब्रास। हाँ जी, पीतल यानी कि जो ब्रास है, ये किससे मिलकर बना है? तो सही आंसर हो गया इसका तांबा और जिंक मिलकर ही पीतल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पीतल बनाते हैं। डन है? इसी प्रकार तांबा और टिन मिल जाते हैं, तांबा और क्या मिल जाते हैं? टिन मिल जाते हैं। तो इसे आप कांस्य कहते हैं, कांस्य यानी कि ब्रोंज। हाँ जी, ब्रोंज मेडल सुना होगा, कांस्य मेडल, हाँ जी, तो ब्रोंज कहते हैं। तांबा और टिन मिल गया तो कांस्य बन गया, तांबा और जिंक मिल गया तो पीतल बन गया। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आगे जी। ओह भैया, तांबा और जिंक मिल गया तो पीतल, तांबा और टिन मिल गया तो कांस्य। क्या हो अगर इन दोनों को मिला दे तो याद रखें, तांबा, हाँ जी, तांबा हो गया, जिंक हो गया, और उसके साथ आपका टिन हो गया। अगर इन सबको एक जगह मिला देंगे तो आपका तैयार हो जाएगा गन मेटल। हाँ जी, क्या तैयार हो जाएगा? गन मेटल। तो गन मेटल पूछे तो उसमें क्या होता है? तो उसमें तांबा, टिन और जिंक तीनों होते हैं। इसी प्रकार से घंटी जो बनती है, घंटी यानी बेल मेटल पूछे तो बेल मेटल भैया ब्रोंज से ही बनाया जाता है, इसके लिए अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ब्रोंज यानी कि तांबा और
टिन। तो इसे भी नोट करें, शाबाश, नोट करें। और अगला देखें जवानों, अगला क्वेश्चन है आपके पास, बर्फ का गलनांक। हाँ जी जवानों, बर्फ का गलनांक, गलनांक मतलब होता है बर्फ कितने पर गलने लगेगा। तो बर्फ का गलनांक जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बोले साथ में, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, बर्फ का गलनांक हुआ। लिखा ना सबने भाई, 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, बर्फ का गलनांक हो गया। तो इसे नोट करके लिखें। और साथ ही साथ एक बात भी ध्यान रखें कि बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक पूछे, हाँ जी गलनांक, तो 0 डिग्री तो है ही है, और इसी को हिमांक पॉइंट भी कई बार बोल देता है। तो पजल मत होने, हिमांक मतलब, अरे बाबा देखो बर्फ अगर 0 से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो गलने लगेगा, 0 से घटने लगेगा तो जमने लगेगा। तो हिमांक और गलनांक में ना पेपर में पजल करता है। आपको नहीं होना, आपको नहीं होना जी, आपको नहीं होना। बात समझ में आ गई। अच्छा इसी तरीके से इसका क्वथनांक आपसे पूछे, क्या पूछे, क्वथनांक। क्वथनांक मतलब होता है कब ये उबलेगा, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी बॉइलिंग पॉइंट कब उबल जाएगा। तो क्वथनांक जो होता है इसका वो लिखेंगे कितना भाई, शाबाश, कितना लिखेंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस। कितना भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। और गलनांक या हिमांक पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई सबको। इसी को अगर फ़ारेनहाइट में पूछे, हाँ जी फ़ारेनहाइट में पूछे, जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछता है क्या पूछता है, 0 डिग्री कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो बाबा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आई बात समझ में। और 100 डिग्री कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो 212 फ़ारेनहाइट के। ओके हो गया। केल्विन में पूछे, केल्विन में पूछे तो केल्विन में होता है 273 केल्विन। और बाबा 0 डिग्री जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया और 273 केल्विन हो गया। बात समझ में आई। 100 डिग्री 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। और अगर आपसे पूछ ले कि भैया कितना केल्विन, तो 373 के, 373 के। इसे लिखें, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार डालकर लिखें, स्टार डालकर। और जो केल्विन, केल्विन मैं कह रहा हूँ, यानी जो केल्विन है ये क्या है, ये केल्विन क्या है भाई, तो तापमान का इकाई, तापमान की जो इकाई होती है, ताप की जो इकाई होती है वो किस में मापी जाती है, तो केल्विन में मापी जाती है। डन है, ये भी ध्यान रखें। अगला देखें, शाबाश, नोट करके लिखें, स्टार भी लगा लेना। हाँ जी पहले बता रहे हैं, स्टार लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संतरे में, संतरे में कौन सा विटामिन होता है जी, संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर रूप में पाया जाता है, तो सही आंसर है सी, संतरे में विटामिन सी जो है वो भर भर के पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम आपसे पूछे, रासायनिक नाम है स्कारबिक अम्ल, स्कारबिक एसिड, याद हो जाएगा, स्कारबिक अम्ल यानी कि एसिड। ओके है जवानों, स्कारबिक अम्ल जो है वो इसका क्या हो गया, तो इसका साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम हो गया। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पे आधारित थी, तो मेंडलीफ जो है वो आवर्त सारणी जब बनाई थी तो भैया परमाणु भार पर आधारित थी। वो किस पर, परमाणु भार पर आधारित थी। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आधुनिक, आधुनिक पूछे, आज का जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। किस पर, एटॉमिक नंबर पर। क्रमांक मतलब होता है नंबर, क्या होता है भाई, नंबर। तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जिसे बनाया था, हाँ जी जिसे बनाया था किसने, शाबाश, याद करें किसने बनाया था, तो वहां पर आपको नाम बताना है हेनरी मोसले। क्या नाम बताएंगे भाई, हेनरी
मॉसले, बात समझ में आई या नहीं आई? हेनरी मॉसले जो है आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने परमाणु क्रमांक के ऊपर, हाँ जी, परमाणु क्रमांक यानी नंबर के ऊपर आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, इसे आपने समझना है, नोट करके लिखना है। शाबाश, नोट करके लिखना है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? अब वह पेंसिल की लेड बनाने में कौन सी पदार्थ का प्रयोग करेंगे? हाँ जी, कौन से पदार्थ का प्रयोग करेंगे? तो ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे। हाँ जी, ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट जो है ना, हाँ जी, ग्रेफाइट ये अपरूप है। किसका अपरूप है? तो ये अपरूप है कार्बन का। किसका रूप है? कार्बन का एक अपरूप है। और ये ऐसा अपरूप है भैया कि इसे विद्युत का सुचालक भी माना जाता है। अरे बाबा, पेंसिल की नोक को अगर करंट में डालोगे ना तो बाल खड़े हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बाल खड़े हो जाएंगे, यानी कि इसमें से करंट पास होता है और जिसमें से करंट पास होता है उसे विद्युत का, बिजली का, करंट का भाई सुचालक कहा जाता है। बात समझ में आ गई? डन है? चलिए, बहुत बढ़िया। अभ्रक लिखा हुआ है, अभ्रक को बोलते हैं माइका। क्या बोलते हैं? माइका। और अभ्रक जो है, ये जो अभ्रक है ये भैया भारत में सबसे ज़्यादा आपका आंध्र प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट करके लिख लीजिए। अभ्रक जो है आंध्र प्रदेश में, अगर आंध्र प्रदेश नहीं मिले तो राजस्थान टिक कर दीजिए, दोनों एक दूसरे को टक्कर देते रहते हैं। ओके है? चलिए, तो कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट, विद्युत का सुचालक है यानी करंट पास होगा। और अभ्रक में पहला राज्य कौन सा गिरता है भाई? आंध्र प्रदेश। नहीं है ऑप्शन में आंध्र प्रदेश तो राजस्थान टिक करिएगा। डन है? चलिए, शाबाश। अगला देखें। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर के किस अंग में, मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? तो मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होगा? तो हृदय नहीं, फेफड़ा नहीं, आयत नहीं। तो सही आंसर बी यानी वृक, वृक यानी कि किडनी में रक्त जो है वो शुद्ध होता है। और जिसकी इकाई पूछ ले, अरे बाबा, किडनी की इकाई पूछी जाए तो आपको नाम बताना है नेफ्रॉन। लिख लीजिए, नेफ्रॉन। किडनी की इकाई जो है वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। डन है? चलिए, शाबाश। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए, अरे बाबा, दूर की चीज को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बोले साथ में, दूरबीन का। अरे बाबा, दूर की चीज देखनी है तो दूरबीन का प्रयोग करो, सीधी सी बात। यानी आंसर हो गया बी। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई जवानों? दूर की चीज देखनी है तो दूरबीन, पास की चीज देखनी है, बड़ी करके देखनी है, बड़ी करके देखनी है तो भैया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम उस चीजों को देखते हैं जो आंखों से नहीं देखी जा सकती, यानी छोटे छोटे कण को जो आंखों से नहीं दिखती। सूक्ष्म कण को किससे देखा जाता है? तो माइक्रोस्कोप से। और जब आप वर्दी ले लेंगे, वर्दी ले लेंगे तो पेरिस्कोप का यूज करेंगे। पेरिस्कोप होता है छुपकर, हाँ जी, किसी गहरे स्थल पर छुपकर ऊपर की ओर पाइप जैसी एक नली बनाकर झांकते हो ना, हाँ जी, उसी को पेरिस्कोप कहते हैं। पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बी में किया जाता है। पनडुब्बी होती है पानी के अंदर और पानी के ऊपर क्या चल रहा है उसे देखने के लिए उसमें क्या लगा होता है? तो पेरिस्कोप लगा होता है। बात समझ में आ गई? डन है? डन। पेरी मतलब ऊपर की ओर की चीज को देखने के लिए पेरिस्कोप छुपकर देखते हैं तो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म कण को माइक्रोस्कोप और दूर की चीज को देखने के लिए दूरबीन।
बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई जी। चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेनलेस स्टील। ये जो स्टेनलेस स्टील है इसका प्रयोग स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए क्रोमियम जरूर होना चाहिए। यानी कि स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील को एग्जाम में कई बार धब्बा रहित बोल देगा। क्या बोल देगा? धब्बा रहित। हाँ, तो धब्बा रहित बनाने के लिए लोहे में मिलाते हैं क्रोमियम को। क्या मिलाते हैं भाई? क्रोमियम को। और निकिल और कार्बन भी मिलाया जाता है इसमें, निकिल और कार्बन को भी मिलाया जाता है। लेकिन एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्रोमियम का। लोहे के साथ मेन क्रोमियम जरूर याद रखें, इसे मिलाने पर क्या बन जाएगा? तो धब्बा रहित यानी स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। लोहा कम से कम 75% और क्रोमियम कम से कम 10 से 15%। एग्जाम में 15% लगाना है। कितना लगाना है? 15%। डन है? चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयन हीमोग्लोबिन में मौजूद है, यानी हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। तो भैया कौन सा धातु हीमोग्लोबिन में मौजूद होगा? तो याद रखें आयरन। हमारे शरीर में आयरन होता है। हाँ जी, आयरन। कौन सा आयरन होता है हमारे खून में भाई? हीमोग्लोबिन में। तो हीमोग्लोबिन में हीमेटिन आयरन होता है। कौन सा आयरन होता है? तो हीमेटिन आयरन होता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को लोह युक्त पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ जिसमें लोहा होता है। बात समझ में आ गई? लोह युक्त पदार्थ भी कहते हैं जवानों। बात समझ में आई या नहीं आई? आ रही है तो लिखे कमेंट सेक्शन में कि आ गई गुरुजी, बात समझ में आ गई। फतेह हो गए हम, शाबाश। डन है। चलिए अगला देखें जवानों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस विटामिन से हड्डियां मजबूत होती हैं? यारे बाबा, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो विटामिन डी। हाँ जी, विटामिन डी से हड्डियां हमारी क्या होंगी? मजबूत होंगी। जो कि साइंटिफिक नेम में पूछा जाए तो याद रखें कैल्सीफेरोल। ये याद रखें, कैल्सीफेरोल किसका होता है? तो विटामिन डी का होता है। और ये हमारे शरीर में सबसे तेज बनने वाला विटामिन है। यानी हमारे शरीर में सबसे जल्दी कौन सा विटामिन बन जाएगा? तो भैया विटामिन डी बन जाएगा। और शरीर इसे खुद बना लेता है। हाँ जी, धूप में बैठोगे, धूप से शरीर इसे खुद बना लेगा। इसकी कमी से जो रोग होता है वो है रीकेट्स रोग। कौन सा रोग? रीकेट्स रोग। हाँ जी, सूखा रोग हो जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए शाबाश। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हास्य गैस लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ठीक से लिखे, ये ठीक से नहीं लिखा हुआ। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O। ऐसे लिखना है N2O। ठीक है, N2O मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा? तो नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड ही भैया हास्य गैस है। क्या है? हास्य गैस। और याद रखें ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये बिजली के कड़कने पर भी बनती है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेगा बिजली कड़कने से कौन सी गैस निकलती है? तो आपको वहां पर क्या बताना है? नाइट्रस ऑक्साइड। या फिर जो जेट उड़ते हैं, कई बार आपने देखा होगा आकाश में जेट उड़ते हैं तो पीछे एक सफेद से 2 धागे से बन जाते हैं ना भाई। तो जेट जो होते हैं, जेट में भी आप क्या टिक करेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड ही टिक करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शाबाश। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट मतलब होता है, मैंने पीछे बताया था, इनर्ट। हाँ जी, इनर्ट अक्रिय गैस नहीं है। नहीं पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में जल्दीबाजी मत दिखाए करो। नहीं मतलब नहीं। हाँ जी, कई बार जल्दीबाजी में आप पूरा पढ़ते नहीं और है वाला लगा कर आ जाते हो। बात समझ में आ गई? तो नहीं का ध्यान रखें। तो याद रखें इनर्ट गैस अक्रिय गैस होती है।
हैं, ऐसी गैस जो किसी से क्रिया नहीं करती। ये सब कुछ 18वें समूह में, हाँ जी, कौन से समूह में होती हैं? 18वें समूह में। याद रखें, आवर्त सारणी में, जो आज की आवर्त सारणी है उसमें ऐसे करके ग्रुप हैं, कितनी? 18। तो ग्रुप यानी समूह जो हो गए वो कितने हो गए? 18। जिसे कई बार स्तंभ भी बोल देगा, क्या बोल देगा? स्तंभ। तो स्तंभ कितनी हो गई? तो 18 हो गए। और पंक्ति पूछे तो पंक्तियां होती हैं कितनी? 7। 7 पंक्तियां होती हैं उसके अंदर। तो 18वें समूह में, 18वें स्तंभ में पाया जाता है इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, और उसी को कहते हैं नोबेल गैस। उसी को क्या कहते हैं? नोबेल गैस। बात समझ में आई या नहीं आई? और ये जो नोबेल गैस है, ये जो नोबेल गैस है, इसमें हीलियम होता है, हाँ जी होता है। अरे बाबा, आर्गन होता है, नियोन होता है। उसने बोला नहीं वाला बताओ, तो ऑक्सीजन नहीं होता। यानी कि भैया ऑक्सीजन जो है वो उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस नहीं है। बात समझ में आ गई होगी, ये नोबेल गैस नहीं है। ओके है, चलिए भाई, बात ओके हो गई होगी। अगला देखें, अगला, और ये भी नोट करें भाई, नोट करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बीसीजी। बीसीजी फुल फॉर्म हो गई बार्सिलस कार्मेट गुरीन। पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन ध्यान रखें, बीसीजी बार्सिलस कार्मेट गुरीन जो टीका है, इस टीके की खोज, जो नाम बताया ना मैंने, कालमेट, हाँ जी, क्या नाम बताया मैंने? कालमेट। ये जो कालमेट नाम बताया है, इसे ध्यान रखें, कालमेट ने ही, कालमेट ने ही, किसने भाई? कालमेट ने ही इस बीसीजी टीके की क्या की थी? खोज की थी। बीसीजी टीके की खोज किसने की थी? तो कालमेट ने ही की थी। और जब ये टीका बना था, तो ये टीका जो है ये तपेदिक के लिए, किसके लिए? तपेदिक के लिए बना था। और यहाँ पर सही आंसर भी क्या हो जाएगा फिर? तपेदिक, यानी तपेदिक के लिए ही बीसीजी के टीके का प्रयोग किया जाता है। ओके है, चलिए भाई, शाबाश। अच्छा, प्लेग किससे होता है? तो प्लेग होता है चूहे से। ये भी पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में। टाइफाइड कब होगा? टाइफाइड भाई जब दूषित जल, यानी कि दूषित जल यानी गंदा पानी, साफ पानी नहीं होगा, और दूषित भोजन होगा। भोजन आप बगैर हाथ धोए खा लेते हो और पानी भी साफ नहीं मिलता, तो भैया वहाँ पर टाइफाइड रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और डेंगू में पूछे तो डेंगू तो भैया मच्छर, मच्छर के द्वारा फैलता है। कौन सा मच्छर? तो एडीज मच्छर, जिसे एंडीज मच्छर से भी आप जानते हो। डन है? तो एडीज मच्छर जो है किसका किसका वाहक? डेंगू फैलाता है। ओके है, चलिए भाई, शाबाश। अगला देखें, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? अरे बाबा, कौन सी रे, कौन सी किरण सबसे भारी है? तो यहाँ पर बीटा गामा अल्फा, बीटा गामा अल्फा में सबसे भारी होता है अल्फा। कौन हो गया सबसे भारी भाई? जल्दी से बताएं, सबसे भारी कौन हो गया? अल्फा। इसके आवेश को, आवेश यानी कि चार्ज को ध्यान रखना, ये होता है पॉजिटिव। अल्फा जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस का होता है। ओहो, गामा और बीटा की बात करें तो जो बीटा होता है ये होता है नेगेटिव। बीटा जो है वो क्या हो गया? नेगेटिव। और गामा पर कोई भी आवेश नहीं होता, तो यहाँ लिखेंगे आवेशहीन। इसके पास कोई भी आवेश नहीं होता। बात समझ में आ गई? कोई चार्ज ही नहीं, ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं होगा इसके पास। ओके है। और याद रखें, जिसके पास कुछ नहीं होता वही तो खुला छांड, खुला सांड होगा। क्या होगा भाई? खुला सांड होगा। और खुला सांड सबसे तेज भागता है, भागता है ना भाई, सबको तोड़ फोड़ के भागेगा। इसीलिए याद रखें कि गामा जो है इसकी भेदन क्षमता, इसकी भेदन क्षमता, किसी भी चीज में पार होने की, दीवार से पार होना, शरीर से पार होना, समझ में आ रहा है? जैसे एक्सरे कराते हो तो एक्सरे क्या हड्डी को पार करती है? नहीं, तभी तो हड्डी की फोटो आती है। तो भेदन क्षमता जो है सबसे अधिक किसकी हो जाती है?
तो भेदन क्षमता जो है वो सबसे अधिक हो जाती है किसकी? तो भैया गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये पूछता है आपसे, इसे ध्यान रखना है। फिर से बीटा माइनस का होगा, अल्फा प्लस का होगा, और गामा पर कुछ नहीं होगा, और कुछ ना होने की वजह से इसकी भेदन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होगी। ओके हो गया। तो ये आपके बेहतरीन क्वेश्चन थे जिसे बड़े आसान तरीके से हमने समझाया, और इसे याद करें, सफलता हाथ लगेगी आपके जरूर। वर्दी आपका भाई हक है, आप मेहनत करेंगे तो आपको वर्दी पाने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।